तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। नाउ हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, अ फिजिकल चेंज। अब केमिकल कंपाउंड्स में दो चेंजेस हो सकते हैं, या तो एक फिजिकल चेंज होगा या फिर एक केमिकल चेंज होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि फिजिकल चेंज वो होगा जिसमें कि चेंज इन शेप होगा लेकिन उसमें बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे। दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। अब इसमें एग्जांपल आती है अपने, जब हमारा आइस वाटर में मेल्ट हो जाता है तो उसमें कोई भी बॉन्ड नहीं टूटता, बस उसकी शेप में फर्क आ जाता है। जैसे आइस एक सॉलिड है तो वाटर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, या फिर वाटर जब वेपर बन जाता है उसकी बस फॉर्म चेंज होती है लेकिन उसकी जो कॉम्पोजिशन है या फिर उसके बॉन्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं आता, तो इसलिए हम इसे फिजिकल चेंज बोलेंगे। उसके बाद there are also physical processes. However, these bonds are broken and new bonds are formed during transformation. This will be a chemical reaction. अब केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? केमिकल रिएक्शन में हमारे बॉन्ड्स टूटेंगे भी और न्यू बॉन्ड्स भी बनेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे या फिर केमिकल चेंज हो गया। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा एक पुराने कंपाउंड से, लेकिन अगर हमारा फिजिकल चेंज हो रही है तो उसमें हमारा कंपाउंड चेंज नहीं होगा, बस उसकी फॉर्म अलग हो सकती है, शेप में बदलाव आ सकता है, लेकिन कंपाउंड अपना सेम ही रहेगा। तो जैसे हमें एक केमिकल चेंज दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास है बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड में आप देख रहे हो ये चेंज हो रहा है अपना बेरियम सल्फेट में। तो इसमें आप देख सकते हैं OH प्रेजेंट है, तो इसमें OH का बॉन्ड टूट गया होगा और उसके साथ सल्फेट जुड़ गया होगा, तो ये केमिकल चेंज हुआ। और हम बेरियम हाइड्रोक्साइड से अपने पास बेरियम सल्फेट बन गया, मतलब एक कंपाउंड से एक दूसरा नया कंपाउंड बन गया, तो ये केमिकल चेंज हुआ। उसके बाद सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। अब जो ये ऊपर वाला है ये एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, लेकिन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च मतलब कि स्टार्च का ग्लूकोज में बदलना एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। The rate of a physical or a chemical process refers to the amount of product formed per unit time. अब हम किसी भी रिएक्शन के रेट को कैसे बता सकते हैं, तो उसकी एक डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है कि हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा कितना प्रोडक्ट बना कितने टाइम स्पैन में, तो उससे हम रेट ऑफ अ रिएक्शन बोल देंगे। इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, और उसे एक्सप्रेस भी किया हुआ। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। अब रेट को हम वेलोसिटी की भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि हमारा रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है या फिर पिछली डायरेक्शन में जा रहा है। रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स। अब फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस का जो रेट है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, अपना pH हो गया। जैसे एक बहुत कॉमन केस लेते हैं रस्टिंग। अगर आपने रस्टिंग के बारे में पढ़ा हो तो रस्टिंग कंडीशंस होती हैं, ऑक्सीजन चाहिए होता है वाटर की प्रेजेंस में। तो अगर पानी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो रस्टिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उस प्रोसेस को रेगुलेट या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं, वही हमें यहाँ पे बताया गया। A general rule of thumb is that rate doubles or decreases by half for every 10 degree Celsius change in either direction. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें बताया गया है कि हमने मान लो कोई भी टेम्परेचर बढ़ा दिया किसी भी रिएक्शन का, हमने 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इससे होगा क्या? उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से हमने बढ़ा दिया तो उस हमारी रिएक्शन का रेट ट्वाइस हो जाएगा, मतलब दुगना हो जाएगा। एक क्वेश्चन आएगा कि मान लो मैंने किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 to 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो उसका रेट कितना हो जाएगा? आप कमेंट्स में बता सकते हो।
और उसका उल्टा भी सही है कि अगर हमने 20 to 10 कर दिया तो हमारी रिएक्शन का रेट होगा वो हाफ हो जाएगा, वही इस लाइन में उन्होंने लिखा भी हुआ था। कैटालाइज्ड रिएक्शंस प्रोसीड एट अ रेट वास्टली हायर देन दैट ऑफ द अनकैटालाइज्ड वंस। अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो एंजाइम्स होते हैं हमारे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं और वो हमारी रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देते हैं। तो इसी पैराग्राफ में हमें एक एग्जांपल से भी समझाया गया है। When enzymes catalyze reactions are observed, the rate would be vastly higher. मतलब catalyze reactions का rate vastly higher ही होगा than the uncatalyzed ones. तो हमें एक रिएक्शन दी हुई है, ये हमारी बॉडी में भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ फिक्स करता है, इसमें अपना कैटलिस्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेस है जो कि उसके बाद बदल जाता है कार्बोनिक एसिड में, मतलब CO2 और H2O का कॉम्बाइन हो रही है। आप देख भी सकते हो H2C एक O2 ये वाला और एक O यहाँ से है जिससे हमारा कार्बोनिक एसिड बन गया। इन एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो। बिना किसी एंजाइम के ये रिएक्शन बहुत स्लो है। जैसे कि 200 मॉलिक्यूल्स बनेंगे H2CO3 के 1 घंटे में, तो ये बिना किसी एंजाइम की हमें रेट बताया गया। हाउएवर अगर हम एंजाइम यूज करते हैं जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो अपनी रिएक्शन का रेट आप देख सकते हो 1 2 3 4 6 लाख टाइम्स हो गया। 6 लाख मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्म्ड एवरी सेकेंड। बिना कैटलिस्ट के अपने 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, लेकिन कैटलिस्ट यूज करने के बाद हमारे 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं, वो भी 1 सेकेंड में। 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे 1 घंटे में, पर यहाँ पे 6 लाख मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं एवरी सेकेंड। तो आप देख सकते हो कि कितना रेट में फर्क आता है एक एंजाइम यूज करने से। द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय 10 मिलियन टाइम्स। तो उस रेट को बढ़ा दिया 10 मिलियन टाइम्स। द पावर ऑफ एंजाइम्स इज इनक्रेडिबल। There are 1,000 types of enzymes, each catalyzing a unique chemical or a metabolic reaction. A multi-step chemical reaction, when each of these steps is catalyzed by the same enzyme complex or different enzymes, is called a metabolic pathway. अब हमें दिया हुआ है कि अगर एक मल्टी-स्टेप केमिकल रिएक्शन है, when each of the steps is catalyzed by the same enzyme complex or different enzyme, it is called a metabolic pathway. अगर कोई भी रिएक्शन है, मल्टी-स्टेप रिएक्शन है और उसका हर एक स्टेप सेम एंजाइम से कैटलाइज हो रहा है, सेम या सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट एंजाइम से भी कैटलाइज हो रहा है, तो हम उसे मेटाबॉलिक पाथवे बोलेंगे। जैसे कि ये हमें एक तरह से ग्लाइकोलिसिस के डिपिक्ट किया हुआ है। ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप प्रोसीजर होता है, तो हर एक स्टेप में हमें एक डिफरेंट कैटलिस्ट या एंजाइम चाहिए होगा, तो इसे हम मेटाबॉलिक पाथवे बोल सकते हैं। जैसे ग्लूकोज से अपना 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में, तो ये एक मेटाबॉलिक पाथवे हुआ। थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो 10 स्टेप प्रोसेस है, तो 10 डिफरेंट एंजाइम्स यूज हो सकते हैं, इसीलिए हमने ग्लाइकोलिसिस को एक मेटाबॉलिक पाथवे बोल दिया। व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन चैप्टर 14 यू विल स्टडी, और ये आगे आएगा भी आपको। At this stage, you should know that this is a very metabolic pathway with 1 or 2 additional reactions that give rise to a variety of metabolic end products. अब जो ग्लाइकोलिसिस है वो काफ़ी सारे हमें प्रोडक्ट्स भी देता है, जो कि हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इन अ स्केलेटल मसल्स अंडर एनारोबिक कंडीशंस लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड। अगर एनारोबिक कंडीशन होती है, मतलब कि अपने पास ऑक्सीजन की कमी होगी, तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर नॉर्मल एरोबिक कंडीशंस हो तो अपना पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड। इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल। Hence in different conditions different products are possible. अब इस पैराग्राफ से बेसिकली वो हमें बताना चाह रहा है कि हम सेम रिएक्शन को डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि हमारे स्केलेटल मसल्स में एनारोबिक कंडीशन से लैक्टिक एसिड बन गया, लेकिन अगर हम उसी रिएक्शन में एरोबिक कंडीशंस प्रोवाइड कर दें तो अपना पायरुविक एसिड बन जाएगा। और उसी रिएक्शन में अगर जो यीस्ट की इन्वॉल्वमेंट हो तो उससे अपना इथेनॉल या फिर एक तरह का अल्कोहल बन जाएगा। तो एक रिएक्शन डिफरेंट कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है उसका प्रोडक्ट क्या है, मतलब कि
different conditions can lead to different products for the same chemical reaction. तो इसी के साथ अपना ये लेक्चर ख़त्म होता है। अपनी अगली वीडियो में हम अपने अगले टॉपिक से शुरू करेंगे।